हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक आज हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। कार्यपत्रक 24 में हमने आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रकों में वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया था। ये क्षेत्रक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक हमने अभी तक पढ़े हैं। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने के अन्य तरीके भी हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक तथा असंगठित क्षेत्रक के रूप में भी वर्गीकृत इनको किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्रक व निजी क्षेत्रक के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब इसको पढ़ते हैं आगे। सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक, देखो पहले मैं बता देती हूँ ये होता क्या है। सार्वजनिक का मतलब होता है जिसे पब्लिक यूज़ कर सकती है, ठीक है, जो पब्लिक के लिए बना है। और निजी होता है किसी का प्राइवेट, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सरकारी चीज़ें होती है ना जिनको पब्लिक यूज़ करती है उसको सार्वजनिक क्षेत्रक बोलते हैं। और जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं जैसे किसी एक इंसान ने बनाई है, अपने लिए बनाई है, जैसे प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट कंपनी हो गई, तो ये निजी क्षेत्रक में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सार्वजनिक क्षेत्रक के बारे में पढ़ते हैं। पहले परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है इसके अंदर। दूसरा, इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, ये पब्लिक की सुविधा के लिए होता है। नेक्स्ट है रोजगार की इसमें सुरक्षा होती है। देखो जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं सभी लोग उसके पीछे इसलिए पड़े होते हैं क्योंकि इसमें रोजगार की सुरक्षा होती है कि एक बार अगर सरकारी नौकरी लग गई तो फिर जीवन भर इस बात की टेंशन नहीं होती कि निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसके भी अपने नॉर्म्स होते हैं, मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्रकों में सरकार जो है वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, कुछ भी कह सकते हो, सरकारी जो भी है महकमा, उसके अंदर सरकार हर तरीके की सेवाएं उपलब्ध करवाती है। सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती हैं। देखो इसके अंदर सवैतनिक छुट्टी, देखो प्राइवेट कंपनी में कभी भी आपको जो है पेमेंट नहीं किया जाएगा अगर आप उस दिन नौकरी पर नहीं आते हो तो, लेकिन जो सरकारी छुट्टी मिलती है, जैसे अभी सेकंड सैटरडे की छुट्टी आ रही है और भी आसपास जो तीज त्यौहार आ रहे हैं उनके लिए जब छुट्टी दी जाती है तो उसको पेमेंट किया जाता है, ठीक है, सरकारी उसमें। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो सरकारी महकमा है एक रेलवेज़ का, ठीक है, तो सरकार रेलवेज़ को संभालती है, तो ये सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रक है क्योंकि इसको पब्लिक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो रेल पब्लिक भी यूज़ करती है और ये जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं ये सब सरकार ही चलाती है। नेक्स्ट है निजी क्षेत्रक। ये परिसंपत्ति पर निजी स्वामित्व, वही किसी एक का स्वामित्व या कोई ग्रुप संभाल रहा होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। तो जैसे अब हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो उनका जो मेन मोटो क्या है, मेन उनका टारगेट होता है लाभ कमाना। वो एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, यानी कि वो वैसे तो नाम जो है इसमें मुकेश अंबानी का रहता है, मुकेश अंबानी जी का रहता है, लेकिन उनके साथ जो है उनकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है और हर मतलब वो पूरा ग्रुप जो है वो मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ खड़ा करता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी हो गई। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, रोजगार की इसमें सुरक्षा नहीं होती। देखो प्राइवेट कंपनी में ये है कि अगर आप काम करके दोगे तो ही आपको काम पर जो है कंटिन्यू करने दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको काम से आउट कर दिया जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं उनको तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन जो छोटे ओहदों पर होते हैं उनको इतनी सुविधाएं नहीं मिलती सरकारी वो निजी कंपनी में, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो सुविधाएं होती हैं वो एक व्यक्ति, यानी कि अगर वो कंपनी का मालिक एक ही व्यक्ति है तो वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है,
कि हमारी जो कंपनी है वो आपको ये फैसिलिटीज़ देगी, अदरवाइज़ कंपनी उपलब्ध करवाती है। ठीक है, तो संवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः प्रदान नहीं की जाती। इसके अंदर वही बात है कि ओवर टाइम करोगे तो ही पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा, अदरवाइज़ अगर ओवर टाइम नहीं करोगे तो जितना तुम्हारा अमाउंट है वो सैलरी का वो तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप छुट्टी करते हो महीने में तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए टिस्को कंपनी जो है ये एक प्राइवेट क्षेत्रक है। जैसा कि हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, टिस्को क्या है। टिस्को कंपनी जो है जमशेद टाटा जी ने स्टार्ट की थी ये, और झारखंड में उन्होंने अपना टिस्को प्लांट लगाया था। फिर जमशेदपुर के नाम से वो जाना गया था, और फिर वहाँ पर खनन करके जो है मेटल्स बाहर निकाले जाते हैं, और फिर उससे स्टील बनाया गया था। जो टिस्को कंपनी का हमारा स्टील है वो पूरे देश विदेश में एक्सपोर्ट होता है। तो ये जो टिस्को कंपनी है, आज इसको कौन लीड कर रहा है? इसको लीड कर रहे हैं ये रतन टाटा जी। ठीक है, तो ये टिस्को कंपनी के आज के टाइम में CEO हैं। और आगे बढ़ते हैं। संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रक के निम्नलिखित विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए, संगठित क्षेत्रक क्या होते हैं? उचित वेतन मिलता है इसके अंदर। देखो, संगठित और असंगठित का मतलब ये होता है, संगठित क्षेत्र का मतलब होता है जैसे किसी कंपनी में काम करना जिसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, और ये हो गया कि मतलब जब मन किया तो काम किया, नहीं तो नहीं किया तो नहीं किया। ठीक है, तो ये तो हो गया ये बिजनेस, इसको आप मान सकते हो कि बिजनेसमैन में इस तरीके का होता है। ठीक है, तो बिजनेसमैन का जब मन किया तो वो काम करते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो और यहाँ पर जो संगठित क्षेत्र होते हैं, तो ये जो होते हैं इनके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, फिर वो चाहे किसी भी तरीके की कंपनी हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। ठीक है, तो ये संगठित क्षेत्र है। इसमें अब आज इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं ज़रा। उचित वेतन मिलता है, कंपनी में हमेशा उचित वेतन मिलता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। ठीक है, इसके अंदर कार्य के घंटे निश्चित होते हैं कि आपको 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता। ठीक है, नौकरी की निश्चितता, इसके अंदर ये होता है कि आपको सुबह 9 बजे जाना है और शाम को 6 बजे तक आपकी ड्यूटी पूरी हो जाती है तो आप वापस आ जाते हो। ठीक है, तो ये नौकरी की एक निश्चितता रहती है कि आपको अगले दिन भी ड्यूटी पे ही जाना है। ठीक है, कर्मचारी योजनाओं का लाभ, इसमें कर्मचारी योजनाओं की जो मतलब जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और उसका जो सुविधाएं आपको फैसिलिटी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उसका आप लाभ ले सकते हैं। कार्य की बेहतर परिस्थितियाँ, यहाँ पे आपको पता है कि एक चेयर पे बैठ के काम करना है या जो भी आपका काम है आपको वो करना है, और अगर आपने काम कर दिया तो फिर वही है कि आप अपने टाइम पूरा कीजिए और घर जाइए आराम से। ठीक है, इस तरीके से। और उदाहरण के लिए बैंकिंग, तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर हो गया या फिर टीचिंग सेक्टर हो गया, स्कूल हो गए या कोई कंपनी हो गई या कोई डिपार्टमेंट हो गया, जैसे DTC डिपार्टमेंट है और MCD है। ठीक है, तो ये सारे संगठित क्षेत्र हैं, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो गई। इन सब के अंदर काम के घंटे निश्चित हैं, ये जो है इनके अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अब असंगठित क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसके अंदर कम वेतन होता है। इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो इसमें अनिश्चित वेतन होता है कि अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो आपको पता नहीं है कि आज आप कितने पैसे कमाओगे और कल कितने कमाए थे, उससे ज़्यादा कमाओगे कि उससे कम कमाओगे। ठीक है, तो इसमें वेतन कम मिलता है। कार्य का समय निश्चित नहीं होता, आपको क्या पता आपको दुकान जो है वो दोपहर को ही बंद करनी पड़ जाए, या फिर क्या पता आज आपका मन कर रहा है तो आप 9 बजे तक बैठ जाओ रात के। ठीक है, इस तरीके से ये नौकरी की अनिश्चितता होती है। कभी आपका मन करता है तो आप काम कर लेते हो, दुकान पे चले जाते हो, नहीं करता तो फिर दुकान बंद करके बैठे रहते हो। ठीक है, कर्मचारी योजनाओं का अभाव, इसमें एक्चुअली कोई भी योजना काम नहीं करती है, क्योंकि बिज़नेस करने का ऑप्शन यही होता है एकमात्र कि इंसान खुद इंडिपेंडेंट रह के अपना मन के मुताबिक जो है वो बिज़नेस करता है। तो इसके अंदर सरकारी योजनाएं कुछ भी आपको मिलती नहीं, क्योंकि सरकार ने नहीं बोला आपको बिज़नेस करने के लिए। ठीक है ना, तो आप अपनी तरफ से अगर बिजनेसमैन बनना चूज़ करते हो तो वो आपका फिर आपको खुद ही करना पड़ता है और खुद ही खड़ा करना पड़ता है अपना बिज़नेस।
निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ, कुछ लोग जो होते हैं वो, अब वही बात है कि बिज़नेस हर तरीके का होता है। आप चाहे दुकान खोल लो, चाहे पटरी लगा लो, बाज़ार में जैसे पटरी लगा लेते हैं, छोटे कुर्ते बेच रहे होते हैं और कपड़े बेच रहे होते हैं, कुछ पटरी लगा के कुछ सामान, कुछ लेडीज़ से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड। तो ये जो पटरी लगाते हैं रेडी और पटरी वाले, तो उनको निम्न परिस्थितियों का ही सामना करना पड़ता है कि जगह जगह रेडी लेकर धूप में घूमना कि सब्जियां ले लो, या अपनी पटरी को साथ में लेकर घूमना, सारा सामान एक साथ लेकर घूमना। तो ये है तो वही ना, मुश्किल तो होती ही है इन सब कामों में। बाकी नेक्स्ट है उदाहरण रेडी पटरी वाले, तो इसका एग्जांपल है रेडी और पटरी वाले, ठीक है। तो इस तरीके से सब समझा दिया है। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक की तुलना कीजिए। तो आप यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स लिख लेंगे, सार्वजनिक क्षेत्रक के और निजी क्षेत्रक के। तो ये आप आंसर फर्स्ट में लिख देना। नेक्स्ट है संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक की तुलना कीजिए। तो इसके अंदर आप ये वाले दोनों के पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वाला, असंगठित क्षेत्रक की समस्याओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो देखिए असंगठित क्षेत्रक जो होता है उसके अंदर ये जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं इनको आपको एलैबोरेट करके लिखना है, यानी कि अपनी भाषा में बनाकर लिख लेना। की पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं तो इसमें लिखोगे, इसमें लोगों को कम वेतन मिलता है, वेतन अनिश्चित होता है, पता नहीं कि आज पैसे आएंगे भी कि नहीं आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर कार्य का समय निश्चित नहीं होता है, मूड पर डिपेंड करता है। इसके अंदर नौकरी की अनिश्चितता बनी रहती है और कर्मचारी, मतलब इस तरीके से आप एक एक पॉइंट को एलैबोरेट करोगे, अपनी भाषा में लिखोगे, ठीक है। तो ये सारा लिख लेना। ये इसके अंदर सिर्फ असंगठित क्षेत्र का पूछा हुआ है तो आप इसी के कई पॉइंट्स उठा के इसको लिख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक के 5-5 उदाहरण लिखिए। तो वो मैं बता देती हूँ। तो फोर्थ का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, पहला डाक सेवा, भारतीय रेलवे, परिवहन निगम, विद्युत बोर्ड एवं भारतीय जीवन बीमा निगम। और निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं मारुति, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, बजाज, रिलायंस और टिस्को। तो ये आंसर आप लिख लेंगे फोर्थ में पूरा का पूरा। तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं वर्कशीट के। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।